जय श्री राम दोस्तों। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पहले लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, कंसेप्ट क्या होता है और कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं जिनके थ्रू हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। दोस्तों तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि ज्योग्राफी दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से? फर्स्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड अदर इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आप सबको मालूम होगा। अब दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी में तो हम जो भी अर्थ के नेचुरल फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे फोकस नहीं देना है, हमें देना है ह्यूमन ज्योग्राफी पे। क्योंकि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ना दोस्तों, वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट है। ओके दोस्तों, तो हमें ह्यूमन ज्योग्राफी पे ध्यान देना है इस पोर्शन पर, इस पे अभी हमें ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद दोस्तों जो हमें समझना है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा नाम से पता चल रहा है, इकोनॉमिक प्लस ज्योग्राफी। इकोनॉमिक से हम क्या समझते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ज्योग्राफी से क्या समझते हैं दोस्तों? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रीजन्स। दोस्तों ज्योग्राफी में हम रीजन्स और वहां पर हो रहे फिनोमेनास के बारे में समझते हैं। ठीक है, ये चीज अब आपको समझ में आ गई। अब जो दोस्तों हम डेफिनेशन बनाएंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, वो इसके नाम से बना देंगे। जितनी अभी मैंने चीजें बताई है ना, इससे ही डेफिनेशन बनेगी। तो क्या बनेगी? इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी in which we study about economic activities that are taking place in a particular regions. ठीक है, and all the factors affecting them, और वो सारे फैक्टर्स की भी स्टडी जो कि ये डिसाइड करते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इस रीजन में हो रही है और क्यों हो रही है, क्या रीजन है ये पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी इस रीजन में हो रही है, किसी और रीजन में क्यों नहीं हो रही। तो वो सारे फैक्टर्स भी पढ़ेंगे। तो मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गई हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की डेफिनेशन, जो आपको अपने एग्जाम में लिखनी है अगर आपसे पूछी जाती है दोस्तों। तो क्या है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज दैट ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन विच वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर टेकिंग प्लेस इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। ओके दोस्तों, अब इसको मैं डायग्रामेटिकली भी अगर आपको समझाऊं तो वो कुछ ऐसा है। जैसे सपोज कीजिए कोई भी रीजन है ए। ओके, अब इस रीजन में कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, ये जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये टोटल क्या हो गया? रीजन, और इसमें ये सारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस पर्टिकुलर रीजन में क्यों हो रही हैं? इस पर्टिकुलर रीजन में क्यों हो रही हैं? यहां क्यों नहीं हो रही, यहां क्यों नहीं हो रही, यहां क्यों नहीं हो रही, यहां क्यों नहीं हो रही। तो उन सारे फैक्टर्स की भी स्टडी जो कि ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी इस पर्टिकुलर रीजन में होगी और कहीं नहीं होगी, तो उसकी स्टडी और ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडीज को हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहते हैं। डेफिनेशन ये ऊपर आपको बता दी गई है, यही आपको एग्जाम में लिखनी है। और अगर आप डायग्राम से ये चीज समझा देंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। ओके दोस्तों, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, मीनिंग आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी की ब्रांचेस। इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी कुछ ब्रांचेस में डिवाइडेड है दोस्तों। जो पहली ब्रांच है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। ओके दोस्तों, सेकंड है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। थर्ड है पॉलिटिकल, वेट लेट मी चेक। थर्ड है दोस्तों रिसोर्स ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी? रिसोर्स ज्योग्राफी।
एंड फोर्थ इज ट्रेड। ये कुछ इंपोर्टेंट ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। अगर आप लिख देंगे तो आपका आंसर भी बड़ा होगा और ज्यादा पेजेस कवर होंगे, तो और ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, यहां तक चीजें आपको क्लियर है, मीनिंग आपको क्लियर है, क्योंकि इसके बाद हम कंसेप्ट पे जाएंगे। हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है, कौन सा वाला, मीनिंग हमने कर लिया यहां तक। अब हम करेंगे कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, या कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ओके दोस्तों, देर आर वेरियस की कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। उनमें से पहला है लोकेशन। लोकेशन दोस्तों एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि कंसेप्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, क्योंकि ये लोकेशन आपके प्रॉफिट को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। जैसे मैं आपको दो सिचुएशन देता हूं, जैसे कि ये कोई लोकेशन है रॉ मटेरियल की, ठीक है दोस्तों, और मार्केट कुछ यहां पर है, और जो आप फैक्ट्री सेटअप करनी है वो मैंने करी यहां पर। ये क्या है दोस्तों, फैक्ट्री। ये फैक्ट्री की लोकेशन हो गई। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं कि रॉ मटेरियल और फैक्ट्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 25 किलोमीटर। ओके दोस्तों, इतनी चीज क्लियर हुई। और जो मार्केट और फैक्ट्री में डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर। यहां तक समझ में आया दोस्तों। तो एक होगी ये सिचुएशन। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि रॉ मटेरियल और फैक्ट्री में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, और डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट ज्यादा होगी और टाइम भी ज्यादा जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल को पहले यहां से फैक्ट्री में लाओगे, फिर फैक्ट्री में से उसको यूज करके चीजें मैन्युफैक्चर की जाएंगी, और फिर जो यहां पर बनाया जाएगा फिर तो उसको तुम यहां से यहां पर लेकर जाओगे। तो इसमें दोस्तों एक तो बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ठीक है, और दूसरा जाएगा टाइम ज्यादा जाएगा। तो क्यों ना जो ये फैक्ट्री है जो इतनी दूर लोकेटेड है, इसकी लोकेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम से कम हो जाए। जैसे ये फैक्ट्री अभी यहां पे लोकेटेड थी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फैक्ट्री को यहां पर लोकेट कर रहा हूं। अब यहां से जो रॉ मटेरियल का डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर सपोज करिए, और मार्केट का है सपोज 3 किलोमीटर। तो आपने देखा, अब रॉ मटेरियल को यहां से यहां पर आने में एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, और दूसरा क्या कम हो जाएगा, टाइम जल्दी आ भी जाएगा, जल्दी चीजें मैन्युफैक्चर भी हो जाएंगी, और मैन्युफैक्चर होने के बाद इसको मार्केट में भेजने के लिए भी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है, और टाइम भी कम होगा। तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो होगी और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट की कंसेप्ट है इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, क्योंकि लोकेशन ये बताएगी कि कौन सी फैक्ट्री कौन सा बिजनेस कहां सेटअप होगा, ताकि जो प्रॉफिट है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी ग्रोथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो। ये चीज आपको क्लियर हुई दोस्तों। अब दूसरा कंसेप्ट है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। सेम वही बात है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन ये डिसाइड करेगी, ट्रांसपोर्टेशन विल डिटरमाइन लोकेशन ऑफ बिजनेसेस। क्योंकि जैसा भी इस वाले एग्जांपल में बताया था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जहां पर कम होगी, ठीक है, वहां पर जो चांसेस हैं बिजनेसेस के सेटअप होने के वो ज्यादा होंगे, क्योंकि जो भी बिजनेस सेटअप किया जाता है वो प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो जो लोकेशन भी होगी वो भी इस तरह से होगी, और ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जो ये रॉ मटेरियल होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत बल्कि होते हैं,
तो इन्हें लाने ले जाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो जितने भी बिजनेसेस हैं वो क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, उसके लिए बिजनेस ऐसी जगह पे लोकेट करते हैं जहां रॉ मटेरियल आ रहा है वो भी पास में हो, यहां से रॉ मटेरियल उठाया और जो मार्केट है वो भी पास में हो, यहां से उठाया यहां दे दिया, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम हो। दैट इज, यहां पे आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसपोर्टेशन कैसे की कंसेप्ट है, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है लोकेशन ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, क्योंकि क्लोजर अ बिजनेस टू इट्स customers, lower will be transportation कॉस्ट, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर लोअर होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा। ये चीज समझ में आई? जैसे मैं लिख रहा हूं दोस्तों ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में लिखना है। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ट्रांसपोर्टेशन भी समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरा की कंसेप्ट है दोस्तों वो है आपका रिसोर्सेस। तीसरा है रिसोर्सेस। अब दोस्तों जैसा मैंने बताया कि लोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन आपको समझ में आ गया हो, तो रिसोर्सेस कैसे मतलब डिटरमाइन करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। रिसोर्सेज में क्या क्या आता है सबसे पहले, सच एज लैंड, रॉ मटेरियल्स, लेबर और कैपिटल। ठीक है, ये सारे क्या है आपके रिसोर्सेज हैं। तो ये भी इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटरमाइन करता है कि जहां पर ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पास होंगे, वहां पर जो भी बिजनेसेस हैं वो सेटअप किए जाएंगे। जहां पर ये सारे रॉ मटेरियल्स, लेबर, लैंड, कैपिटल जहां सब अवेलेबल होगा वहां पर बिजनेसेस सेटअप किए जाएंगे। क्योंकि जहां पर ये सारी चीजें मिल रही है तो कहीं और से लाने की जरूरत नहीं है कि रॉ मटेरियल वहां से लाऊं, ठीक है, लेबर को वहां से लेकर आऊं, ठीक है, और कैपिटल के लिए किसी और वहां से लेकर आऊं। तो क्यों ना प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए जो मेरी बिजनेस की लोकेशन है उसको इस तरह से कर दो कि वो रॉ मटेरियल्स के पास हो, रिसोर्सेस सारे मिल जाएं जल्द से जल्द, ठीक है, ज्यादा दूर ना जाना पड़े। तो इस तरह से रिसोर्सेस डिटरमाइन करते हैं कि बिजनेस कहां सेटअप किए जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया? देखो दोस्तों, जो मैंने पहला बताया था ना लोकेशन, वही की कंसेप्ट है, उसके बाद सारे लिंक कर रहे हैं। लोकेशन क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने यही पढ़ा, ठीक है, जितनी ज्यादा कम ट्रांसपोर्टेशन मतलब डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा। तीसरे में रिसोर्सेस, वही बात है, रॉ मटेरियल क्या है, रिसोर्स है, उसके पास बिजनेस सेटअप कर दिया तो एक हाथ से रॉ मटेरियल लिया, मैन्युफैक्चर किया और कस्टमर को दे दिया, तो यहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन कम हुई। और फैक्टर क्या था, लोकेशन। ठीक है दोस्तों, चौथा क्या है, फोर्थ इज ट्रेड। अ ट्रेड इज एन इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं। किनके बीच? अरे बताओ यार, किनके बीच? या तो अपने ही देश में, ठीक है, या दूसरी कंट्रीज में, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जैसे कोई चीज इंडिया में बन रही है उसे हम पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे, उसे हम कहीं पर भी भेज रहे हैं, बांग्लादेश, चाइना, रशिया, अमेरिका, ठीक है, और वहां पर कोई चीज बन रही है उसे हम यहां लेकर आ रहे हैं, तो ये हो गया ट्रेड। तो ये कुछ इंपोर्टेंट की कंसेप्ट्स हैं दोस्तों, ये आपको याद करने की तो जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे, बस एक बार देख लेना। और जो मैं लिख रहा हूं वही आपके नोट्स हैं, ये आप नोट करते जाइए बहुत शॉर्ट में, तो इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। अब दोस्तों जो लास्ट टॉपिक है, मीनिंग हो गया, कंसेप्ट हो गया, अब क्या बचा, अप्रोचेस। तो अब हम पढ़ेंगे अप्रोचेस।
ठीक है दोस्तों, अप्रोचेस किसमें, इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। समझ में आया दोस्तों, अप्रोचेस इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जैसे कि दोस्तों इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो काफी ब्रॉड है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट की अच्छे से स्टडी करने के लिए कई सारी अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू हम हॉलिस्टिकली इस सब्जेक्ट को पढ़ पाते हैं। तो हम उन्हीं अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहली अप्रोच है दोस्तों वो है थ्योरेटिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी। थ्योरेटिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों जो फोकस होता है वो होता है थ्योरीज बिल्ड करने में, बिल्डिंग थ्योरीज। अच्छा, थ्योरीज बिल्डिंग मतलब थ्योरीज बिल्ड करने में, थ्योरीज बनाने में, किसके लिए, अरे किसके लिए, इतना भी नहीं पता है यार। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि दो चीजें होती है, एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करने से पहले हमेशा हमें कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, और हम थ्योरेटिकल बिल्डअप करते हैं किसी भी चीज का। जैसे ज्योग्राफी में सबसे पहले थ्योरी पढ़ेगी इस चीज की, उसके बाद ही तो आप प्रैक्टिकल करने जाते हो। तो ये जो थ्योरेटिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ये वो अप्रोच है जिसमें फोकस होता है थ्योरीज बिल्ड करने में। एक बार थ्योरीज बिल्ड हो गई, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करने में आसानी होती है। तो इस थ्योरी में मतलब जो थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज कहां पर सेटअप है, वो वहां पर क्यों सेटअप है। तो ये सारी जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है ना, वो हमें इसी अप्रोच में सीखते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्या है। सेकेंड अप्रोच इज रीजनल इकोनॉमिक ज्योग्राफी। रीजनल इकोनॉमिक ज्योग्राफी। समझ में आया दोस्तों, चलो अब समझते हैं, ठीक है। ये पहली अप्रोच आपने पढ़ ली, अब ये है दूसरी अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें जो फोकस होता है दोस्तों वो होता है एग्जामिन करने में, इन एग्जामिनिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन। मेरे साथ लिखते जाइएगा, ठीक है, और कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फिर से कह रहा हूं, यही आपके नोट्स हैं, यही लिखना है आपको, मस्त नंबर आएंगे आपके, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, रीजनल इकोनॉमिक ज्योग्राफी वो अप्रोच है जिसमें कि जो फोकस होता है वो होता है किसी भी रीजन की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको एग्जामिन करने में। वो इकोनॉमिक कंडीशन जिस भी रीजन पे हम फोकस कर रहे हैं, उस रीजन की इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल है या नहीं है, ठीक है। वहां पे बिजनेस सेटअप किया जाता है या नहीं किया जा सकता है या नहीं जा सकता, ठीक है। और बिजनेस सेटअप किया जा सकता है तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है, क्या अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो हम रीजनल इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसमें फोकस क्या होता है, रीजन, और रीजन की क्या इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो कैसे। समझ में आया दोस्तों, क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं, पूरी समझ में आएंगी। इसी बात में तीसरे में बढ़ जाते हैं, तीसरी अप्रोच। जो तीसरी अप्रोच है दोस्तों वो है हिस्टोरिकल, ब्रिटिश वाली आवाज आ गई मेरे अंदर, हिस्टोरिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर से डब्बा बना दें, लो बना दी डब्बा, खुश हो जाए, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ, हिस्टोरिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो फोकस होता है वो होता है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं। जैसे कि ऐसे समझिए कि कहीं पर
पहले कोई मार्केट था, ठीक है, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं, तो पहले वो मार्केट खूब चलता था, ठीक है। देन उसके बाद चीजें बदली, ठीक है, टाइम आगे बढ़ा, तो कुछ फैक्टर्स की वजह से वो मार्केट बंद होने लगा, लोग अलग जगह पे जाने लगे, अलग अलग मार्केट सेटअप होने लगे, ठीक है। तो पहले जहां पर मार्केट इतना अच्छा चलता था, अब वहां पर मार्केट वो बंद हो चुका है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है, जैसे कैसे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी एक पर्टिकुलर रीजन में होती थी, वो कैसे शिफ्ट हुई है किसी दूसरे रीजन में, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने, जो कारण बने हैं उस शिफ्टिंग का। पहले यहां पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही थी, अब वो शिफ्ट हो गई इस पर, तो किन फैक्टर की वजह से हुई है। तो ये जितना भी हम पढ़ते हैं वो हम इसी में पढ़ते हैं, तो मेरे साथ लिखिए, इट फोकसेस ऑन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट of what? Special इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। स्पेशल का मतलब दोस्तों अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो जगह से, इट्स लाइक स्पेस ओके दोस्तों, ये हो गया। एंड हाउ द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी शिफ्ट, also what factors led to this shifting। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया क्या है ये? ओके, अब हम लास्ट अप्रोच पे पढ़ते हैं, जो कि हमें पढ़नी है। अप्रोचेस तो कई होती हैं पर हम इंपोर्टेंट अप्रोचेस पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो लास्ट जो अप्रोच है दोस्तों वो है इवोल्यूशनरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एज द नेम सजेस्ट, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इन द सेंस कि कोई चीज कैसे इवॉल्व हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशनरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो नाम ही इससे क्या पता चल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ रीजन्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कैसे जो रीजन्स हैं और वहां होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे इवॉल्व हुई हैं, क्योंकि हमेशा चीजें एक जैसी नहीं रहती, स्टैटिक नहीं रहती ज्योग्राफी में, क्योंकि एक्चुअली ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। क्योंकि जो चीजें पहले हो रही थी अब जरूरी नहीं है वो आज भी हो रही हो, वो इवॉल्व होती है, या तो वो ग्रो करती हैं या डिक्लाइन करती हैं, चीजें इस तरह से बदलती हैं। तो क्या है इवोल्यूशन ऑफ रीजंस एंड बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर में हमने क्या क्या जाना, मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, कंसेप्ट्स क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के, और कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कवर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो विटलसेस क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर आएगा, ठीक है। तो वो आज आ जाएगा या तो कल ही आ जाएगा, तो आप बने रहिए, और इस पर पूरा सिलेबस कराया जाएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस बार तो आप पर शायद लिंक आ जाए, बट देन आपके पास सीधे नोटिफिकेशन आए। ओके दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।